हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। उम्मीद है कि आपने इससे पहले के जितने भी वीडियो आपको कराए गए उन सभी को आपने देख रखा होगा। डेली बेसिस पे हम आपको 2 से 3 वीडियो दे रहे हैं ताकि आप अच्छे तरीके से अपना मार्क्स स्कोर कर सको और प्री अच्छे से क्वालिफाई कर सको। और ऐसे में एक टॉपिक की काफ़ी डिमांड आ रही थी, पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड क्वेश्चंस कराने की। तो इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं, पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड 50 एमसीक्यू। और सिर्फ और एमसीक्यू नहीं, आपको प्रॉपर तरीके से पीरियोडिक टेबल के जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट है, जो भी चीज़ें आपको जाननी चाहिए, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, एंड तक देखिए और सभी क्वेश्चंस को ध्यान से समझिए और अच्छे से करने की कोशिश करिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। और जो लोग साइंस के लिए अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, लास्ट टाइम में 1 लाइनर हमारा दिया गया 900 से ज़्यादा क्वेश्चंस का। आप हमारे एप्लीकेशन पे जा करके ई बुक स्टोर वाले सेक्शन में जाइए, वहाँ पे आपको ये PDF मिल जाएगी। आप इसको जल्द से जल्द डाउनलोड करके प्रिंट आउट कराना चाहे तो करके पढ़ लीजिए लास्ट टाइम में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह दिया गया। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न ये कि सर्वप्रथम आवर्त सारणी किसने बनाई थी? आवर्त सारणी सबसे पहले किसने बनाई थी? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मेंडलीव। ठीक है, मेंडलीव ऑप्शन डी को टिक करेंगे। जहाँ पर जरूरी चीज़ें होंगी हम आपको बताते चलेंगे। सर्वप्रथम आवर्त सारणी रूसी रसायनज्ञ मेंडलीव द्वारा बनाई गई थी। रूसी रसायनज्ञ थे, यानी रूस से संबंध रखते थे मेंडलीव, जिसमें उन्होंने तत्कालिक ज्ञात 63 तत्वों का उपयोग करके सारणी बनाया था। यानी मेंडलीव के समय ज्ञात तत्वों की संख्या 63 थी, ये चीज़ याद रखिएगा। आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में हैलोजन तत्वों को स्थापित किया गया? हैलोजन जो समूह है वो आपका आता है 17वें समूह को कहते हैं, 17वें समूह। अब बात यह आती है कि समूह और आवर्त क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं कि पीरियोडिक टेबल जो आप देखते हैं, जो आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये टोटल 7 प्रकार के हैं, यानी 7 हॉरिजॉन्टल लाइन है और इसी को हम लोग आवर्त कहते हैं। और ऊपर में जो अगर आप कॉलम देखोगे, कॉलम, तो ये टोटल 18 है। ठीक है, यानी सेकंड जो लास्ट यहाँ पे आप देखोगे 17वां समूह, उसी को हम हैलोजन तत्व कहते हैं, हैलोजन ग्रुप्स कहा जाता है। अभी मैंने एक वीडियो प्रोवाइड कराया था करीब 4 से 5 दिन पहले, हैलोजन तत्वों के बारे में एक पार्टिकुलर वीडियो बनाया है, 10 से 12 मिनट का वीडियो। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा। यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो चलिए मैं आपको पीरियोडिक टेबल पर ले चलता हूँ, एक बार फिर से दिखा देता हूँ। तो देखिए, ये रहा आपका पीरियोडिक टेबल और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 7 आपको दिख जाएगा, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7, यानी 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 ही आपके आवर्त हैं। ठीक है, आवर्त। और ये जो 2 आप देख रहे हैं वो इसी के पार्ट है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इसी के पार्ट है। जैसे 56 के बाद आप 57 यहाँ पे देखोगे तो ये इसी के बीच में पार्ट आते हैं। और उसी तरह से यहाँ पे 88 यानी 89 से देखोगे, ये बीच के पार्ट है। तो इसको आप छोड़ो, मैं आपको बता रहा हूँ वो जो देखिए, तो ये टोटल 7 प्रकार के आवर्त होते हैं। और ये अगर आप काउंट करोगे, जो कॉलम हम जिसको कहते हैं, ये टोटल 18 है। और हैलोजन ग्रुप इसके अंतर्गत आता है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टेटिन, ये सभी के सभी हैलोजन ग्रुप है। आप यहाँ पे इसको ध्यान रखिएगा, ये 17वां ग्रुप होता है हैलोजन का। ठीक है, या फिर इसको 7A के नाम से भी जाना जाता है। पुराने में 7A कहा जाता है, लेकिन अब इसको 17वां ग्रुप कहा जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो इस चीज़ को मैं आपको एक एक करके, जहाँ भी जो क्वेश्चंस आएंगे पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड, जो भी चीज़ समझाना होगा मैं पीरियोडिक टेबल दिखा करके आपको समझा दूंगा। तो बस वीडियो के साथ आखिरी तक बने रहिए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो क्लियर हो गया। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? हैलोजन तत्वों को स्थापित किया गया 17वां, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है कि आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था? आधुनिक आवर्त जो सारणी है उसका प्रतिपादन किसने किया? तो मोस्ले ने किया। यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोस्ले ने। क्योंकि आवर्त सारणी को तो बनाया था मेंडलीव ने, लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी का है तो मोस्ले को टिक करेंगे। अब यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं कि आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक संख्या के आवर्ती फलन होते हैं। जबकि मेंडलीव ने जब इसको बनाया था तो तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण को परमाणु द्रव्यमान के अकॉर्डिंग रखा था, जो कि गलत था। और अब जाके ये परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। इस नियम का प्रतिपादन 1869 में प्रसिद्ध रसायनज्ञ मेंडलीव ने उस वक्त किया था। लेकिन अब अगर हम बात करें कि अब परमाणु क्रमांक जो होते हैं उसको मोस्ले ने तैयार किया था। ये जो बात यहाँ पे द्रव्यमान की कहा जाता तब वहाँ पे मेंडलीव कहता। तो ये चीज़ याद रखेगा, इस नियम को प्रतिपादन मतलब कि आवर्त सारणी को प्रतिपादित तो किया गया था मेंडलीव के द्वारा, ये बस यहाँ पे कहा जा रहा है। आई होप कि आपको बात समझ में आ रही है। आधुनिक आवर्त सारणी कहा जाए तो फिर मोस्ले को टिक करना है। अष्टक नियम को किसने प्रतिपादित किया?
तो ध्यान रखिए अष्टक नियम को न्यूलैंड्स ने प्रतिपादित किया था। न्यूलैंड्स का अष्टक नियम ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाले धातु कौन सी है? ध्यान दीजिएगा यहाँ पे प्रश्न में धातु है, कहीं कहीं प्रश्न आपको देखने को मिलेगा कि सर्वाधिक तत्व कौन सा है। अगर धातु मिले तो फिर वहाँ पे एल्यूमिनियम को टिक करेंगे, लेकिन अगर तत्व कहा जाए कि सर्वाधिक तत्व कौन सा है तो फिर हम वहाँ पे ऑक्सीजन को टिक करेंगे। तो दोनों चीज़ ध्यान से समझ लीजिए। क्वेश्चंस में धातु कहे तो एल्यूमिनियम हो जाएगा, तत्व कहे तो ऑक्सीजन हो जाएगा। तो फिलहाल राइट आंसर डी को टिक करेंगे। आवर्त 4 में तत्वों की संख्या कितनी होती है? देखिए जो आपने पीरियोडिक टेबल देखा तो इसमें एक हाइड्रोजन होता है, दूसरा हीलियम होता है। फर्स्ट में 2 होता है, 2, 8, 8, 18 इस तरह से आपका बढ़ता जाता है। यानी पहले आवर्त में तत्वों की संख्या 2 होता है, दूसरे में 8 होता है, तीसरे में भी 8 होता है, चौथे में 18, पाँचवें में भी 18, इस तरह से आपका बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 18। ठीक है 18। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आवर्त सारणी में चलिए मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए अगर हम बात करें तो पहला आवर्त आपका ये है, इसमें कितने तत्व हैं? 2, 1 और 1 2। दूसरे आवर्त की बात करें तो इसमें देखिए 8 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। दूसरे आवर्त में पहले आवर्त में 2 होगा, दूसरे में 8 होगा, तीसरे में भी 8 होगा क्योंकि ये सेम आप देख रहे हैं यहाँ पे। चौथे में अगर आप काउंट करोगे तो टोटल 18 आएंगे, चौथे में 18, पाँचवें भी 18, लेकिन छठे में 57 के बाद देखिए आपका 58 से यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। तो ये कुल मिलाकर के आपका 32 हो जाता है। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा 2 8 8 18 18 32 32 इस तरह से जाता है। ठीक है, यानी पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 8, चौथे में 18, पाँचवें में 18। तो ये याद रखना और यही प्रश्न आपसे पूछा जाता है। टोटल कितने होते हैं? 18 होते हैं चौथे में। ठीक है, क्लियर रहेगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि आवर्त सारणी में एक ही समूह या फिर वर्ग, समूह या वर्ग मतलब क्या हुआ? समूह या वर्ग, समूह जो ऊपर का जो हमारा वर्टिकल लाइन है उसको कहते हैं, यानी अगर पीरियोडिक टेबल का जो वर्टिकल लाइन है उसको वर्ग या फिर समूह कहा जाता है। तो यहाँ पे यही कह रहा है कि एक ही समूह या फिर वर्ग के तत्वों की समान विशेषता क्या है? समान विशेषता ये है कि बाहरी सेल में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो समान होते हैं, यानी बाहरी सेल में इलेक्ट्रॉन एक समान होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। देखिए यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि आवर्त सारणी में एक ही समूह के तत्वों में एक समान इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, जिसका अर्थ है कि उनके पास समान बाहरी इलेक्ट्रॉन और इन बाहरी इलेक्ट्रॉनों को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। ठीक है, इन वैलेंस इलेक्ट्रॉनों का उपयोग अन्य तत्वों के साथ रासायनिक बंध बनाने के लिए किया जाता है, जिसे हम लोग संयोजकता के नाम से भी जानते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि जब हम आवर्त सारणी में समूह वर्ग में नीचे जाते हैं तो क्या होता है? यानी ऊपर से अगर हम नीचे की तरफ जा रहे हैं तो क्या होगा? आवर्त सारणी में वर्ग में नीचे की ओर जाते हैं, नीचे की ओर अगर हम जा रहे हैं तो क्या होगा? यहाँ पे बात करेंगे कोषों की संख्या घट जाती है। यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, नीचे जा रहे हैं ना, नीचे जाएंगे तो बढ़ जाएगा, कोषों की संख्या बढ़ जाती है, ऑप्शन सी होगा। कोषों की संख्या बढ़ जाती है क्योंकि परमाणु जो कि आकार बढ़ता है तो कोषों की संख्या जो कि बढ़ जाती है। राइट, तो ये चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक क्षार धातु है? क्षार धातु जो होता है वो एल्कली मेटल, जिसको इंग्लिश में कहते हैं अल्कली मेटल। पहला जो वर्ग है, पहला वर्ग, उसको हम लोग क्षार धातु के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे सोडियम, पोटासियम, लिथियम, ये सभी के सभी आपका हो जाएगा क्षार धातु, अल्कली मेटल। यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं अच्छे तरीके से। उसके बाद मैं आपको मैप दिखाऊंगा, यानी कि पीरियोडिक टेबल वाला चीज़ दिखाऊंगा। देखिए समझिए ध्यान से कि आवर्त सारणी में एस ब्लॉक के वर्ग में, वर्ग 1 में, अब एस ब्लॉक क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको ये चीज़ दिखाऊंगा। ठीक है, चलिए मैं आपको सबसे पहले एस ब्लॉक के वर्ग 1 में हाइड्रोजन को छोड़कर के अन्य 6 तत्वों को क्षार धातु कहा जाता है। तो सबसे पहले हम चलते हैं पीरियोडिक टेबल पे। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, प्रश्न में क्या कह रहा था कि क्षार धातु यानी अल्कली मेटल कौन सा है। अगर आप रंग पे देखोगे तो ये आपका टोटल दिखेगा ये वाला सेक्शन, ये वाला सेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा था कि ग्रुप 1 यानी वर्ग 1 में हाइड्रोजन को छोड़ करके, इसका कलर देखिए ये अलग है, ठीक है, इसका कलर अलग है, बाकी जो लाइन आप देख रहे हैं इसमें से अलग है। तो इसको छोड़ करके, हाइड्रोजन को छोड़ करके बाकी जो 6 तत्व, 1 2 3 4 5 6, ये जो 6 तत्व होते हैं इनको हम लोग क्षार धातु के नाम से जानते हैं। ये बात समझ में आई। और अगर हम बात करें कि एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक क्या होता है,
तो देखिए जो एस ब्लॉक है आपका टोटल ये होता है एस ब्लॉक, ठीक है, एस ब्लॉक इसको कहते हैं। ये जो आपका होता है ये हम ये पी ब्लॉक होता है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका जो पी ब्लॉक हो जाता है, ये आपका टोटल डी ब्लॉक हो जाता है, ये डी ब्लॉक है। और उसी तरह से नीचे वाला जो सेक्शन आप देखेंगे उसको हम लोग एफ ब्लॉक के नाम से जानते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। लेफ्ट में एस ब्लॉक है, राइट साइड में अगर टोटल देखें तो वो आपका पी ब्लॉक आ जाएगा, बीच वाला जो सेक्शन है वो डी ब्लॉक के अंतर्गत आता है और नीचे वाला सेक्शन एफ ब्लॉक के अंतर्गत आता है। तो ये सब कुछ याद होना चाहिए, तब आपको प्रॉपर तरीके से आप क्वेश्चंस को फाइंड आउट कर सकते हो। तो हम कहाँ थे, इस ब्लॉक के वर्ग 1 में हाइड्रोजन को छोड़कर अन्य 6 तत्वों को क्षार धातु कहा जाता है। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कितने क्षार धातु हैं, तो 6 क्षार धातु हैं, कौन कौन सी। तो आवर्त सारणी में तत्व लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम के समूह को क्षार धातु एल्कली मेटल कहते हैं। यह समूह आवर्त सारणी में इस ब्लॉक में स्थित होता है। इस ब्लॉक में क्षार धातुएं समान गुण वाली होती है। ये सभी मुलायम, चमकदार और मानक ताप पर दाब पर उच्च अभिक्रियाशील होती है तथा कोमलता के कारण एक चाकू से आसानी से काटी जा सकती है। कई बार आपने क्वेश्चन ये देखा होगा, पूछा जाता है कि कौन सी धातु चाकू से आसानी से काटी जा सकती है। तो नॉर्मली हम सोडियम को जानते हैं, लेकिन एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम्स हुआ था पिछले, मतलब अभी जो सिलेक्शन हुआ था, हम लोग का जो सिलेक्शन हुआ उसी में खास करके मेरे शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया होता कि बताइए कि निम्नलिखित में से कौन से जो तत्व है जिसको आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। तो उसमें ऑप्शंस में लिथियम भी था, सोडियम भी था और पोटासियम भी था। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि लिथियम, सोडियम और पोटासियम ये तीनों को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। बाकी भी मुलायम होते हैं, लेकिन ये खास करके चाकू से आसानी से काटे जा सकते हैं। तो ये चीज़ याद रखेंगे, ठीक है। चूँकि ये शीघ्र अभिक्रिया करने वाले हैं, अतः वायु तथा इनके बीच की रासायनिक अभिक्रियाशीलता को रोकने के लिए इन्हें तेल में रखा जाता है। तो आपको पता होगा कि सोडियम जो है इसे हमेशा केरोसिन तेल में रखा जाता है, क्योंकि वायु के संपर्क में आने पर ये बहुत जल्दी से तीव्रता से जलने लगता है, इसलिए इसको हमेशा केरोसिन तेल में डुबा करके रखा जाता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि आपको जाननी है। तो जहाँ जो चीज़ बताना होगा मैं आपको एक्सप्लेन करता चलूँगा। तो बस वीडियो के साथ आप आखिरी तक बने रहिए। ये अब तक का लाइफ का सबसे बेस्ट आपका पीरियोडिक टेबल होने वाला है। उत्कृष्ट गैसों की इलेक्ट्रॉन बंधुता कितनी होती है? उत्कृष्ट गैसों की इलेक्ट्रॉन बंधुता, अब देखिए उत्कृष्ट गैस क्या होता है, नोबेल गैस क्या होता है, इनर्ट गैस जिसको इंग्लिश में कहते हैं क्या होता है। तो 12वां जो आप देख रहे हैं 18वां समूह, 18वें समूह के यानी सबसे लास्ट वाला जो वर्ग है उसमें जितने भी एलिमेंट्स रखे गए उनको सभी को मिलाकर के उत्कृष्ट गैस कहा जाता है। और इनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता लगभग 0 के बराबर होता है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर, 0 के बराबर होता है। तत्वों का पहले वर्गीकरण किसने किया था? तो तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण डे ब्रेनर ने किया था। यहाँ पे डी हो जाएगा, डे ब्रेनर ने किया था। तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक का नियम का प्रतिपादन किसने किया? त्रिक का नियम का प्रतिपादन अष्टक नियम होता है, त्रिक का नियम होता है। तो त्रिक के नियम यहाँ पे डे ब्रेनर ने ही दिया था, यहाँ पे ऑप्शन बी होगा। और न्यूलैंड्स ने अष्टक नियम दिया था, न्यूलैंड्स ने अष्टक नियम दिया था। ये क्वेश्चंस दोनों हमेशा आते रहते हैं, दोनों को याद रखिए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो अब मैं इसका राइट आंसर नहीं बताऊंगा, 13 का करेक्ट आंसर आप खुद कमेंट करके बताइए क्या होगा, मैंने आपको बताया। तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण इनके परमाणु भारों के आवर्त फलन होते हैं। यह नियम किसने दिया था? परमाणु भारों के, अभी हम जानते हैं परमाणु क्रमांक के फलन होते हैं जो कि मोसले ने दिया था, और परमाणु भार जो सबसे पहले मेंडलीव ने बनाया वो था आपका। तो 14 का यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन ए बनेगा, मेंडलीव ने। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया गया किस तरह से? आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया गया किस तरह से? तो अभी जस्ट हमने देखा ना कि उनके परमाणु क्रमांक के फलन होते हैं, तो बढ़ते हुए परमाणु संख्या पर, ऑप्शन डी होगा, परमाणु संख्या पर, ऑप्शन डी। अक्रिय तत्व किस समूह के सदस्य हैं? यानी अक्रिय तत्व, अक्रिय गैस, उत्कृष्ट गैस, इनर्ट गैस किस में आते हैं? तो भी जस्ट हमने देखा था कि लास्ट वाला जो समूह है 18, वर्ग 18 के अंतर्गत, यानी इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? शून्य समूह के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन ए होगा, शून्य समूह। क्षार धातुओं को आवर्त सारणी के किस समूह में रखा गया? क्षार धातुओं को आवर्त सारणी के किस समूह में रखा गया? तो सबसे पहला फर्स्ट का ए हो जाएगा, फर्स्ट का ए। क्षार धातुओं को किस में रखा गया? फर्स्ट के ए के अंतर्गत, ऑप्शन ए, ठीक है। आगे देखते हैं, किस समूह के तत्वों को सिक्का धातु कहा जाता है? किस समूह के तत्वों को सिक्का धातु कहा जाता है?
तो समूह 11 या फिर हम इसे कहते हैं फर्स्ट का बी, आई का बी ही कहा जाता है, या फर्स्ट आई नहीं होता, फर्स्ट होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरह से। तो फर्स्ट का बी जो है उसको कहते हैं। मैं आपको आवर्त सारणी भी दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तो आवर्त सारणी में समूह 11 में तत्वों की एक श्रृंखला होती है जिसमें संक्रमण धातु पाए जाते हैं, जिनमें तांबा, लाल रंग का चांदी, सफ़ेद रंग का और सोना रंग की परंपरागत सिक्का धातुएं होती हैं। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये वाला नहीं, ये पिक्चर पे देखते हैं। हाँ, ये वाला ठीक है, इसमें आपको समझ में आएगा। इस पिक्चर में देखिए, मैंने आपको बताया कि समूह 11 या फिर फर्स्ट का बी, ये वाला था, ठीक है, 11 या फिर फर्स्ट का बी, जिसमें कॉपर और जो कि सिल्वर और ये आपका सोना, ये तीनों आप देख रहे हैं, इन्हें हम लोग सिक्का समूह या फिर सिक्के धातु के रूप में जानते हैं, राइट, क्योंकि इनसे सभी से सिक्का बनाया जाता है, तांबे का सिक्का, चांदी का सिक्का, सोने का सिक्का। तो इसे इसलिए सिक्का धातु के नाम से या फिर सिक्का समूह के नाम से जाना जाता है, या फिर समूह 11 का है या फिर फर्स्ट का बी का है, ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए, इसके बाद अगला प्रश्न है कि सबसे हल्की धातु कौन सी है। सबसे हल्की धातु के रूप में हम लोग लिथियम को जानते हैं। यहाँ पे ऑप्शन डी होगा, लिथियम को जाना जाता है। कौन सा तत्व सबसे अधिक ऋणात्मक है? कौन सा तत्व सबसे अधिक ऋणात्मक है? तो वो है आपका फ्लोरीन। फ्लोरीन जो कि सबसे अधिक ऋणात्मक है, सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु भी है। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु कौन सा है? ऊपर मैंने आपको बताया था ना, धातु और तत्व कहा जाए तो धातु मतलब एल्यूमिनियम और तत्व मतलब ऑक्सीजन। तो फिलहाल बी यहाँ पे सही आंसर बनेगा। आगे देखते हैं, संक्रमण तत्व की विशेषता क्या होती है, यानी संक्रमण तत्व जो है किस ब्लॉक में देखने को मिलेगा। तो संक्रमण तत्व डी ब्लॉक के अंतर्गत आपका आता है। डी ब्लॉक के अंतर्गत अभी जस्ट हमने जो सिक्का धातु वाला में देखा, जैसे कॉपर, Ag, Au, ये सब संक्रमण धातु के अंतर्गत ही आते हैं, डी ब्लॉक के अंतर्गत ही आते हैं। ऑप्शन ए होगा। प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है। प्रत्येक आवर्त का, ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे समझना है, जो मैंने आपको पीरियोडिक टेबल दिखाया, लास्ट में क्या बताया था, लास्ट में जितने भी तत्व आपको देखते वो इनर्ट गैस, उत्कृष्ट गैस, निष्क्रिय गैस है। तो प्रश्न में क्या कह रहा है कि प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य, यानी पहले अगर आवर्त हम देखें तो आवर्तों की संख्या 7 है। तो यहाँ पर और यहाँ पर क्या हो गया, ये आपका पहला और अंतिम, पहला और अंतिम, यहाँ पे अंतिम, तो अंतिम वाला क्या है, निष्क्रिय गैस, ठीक है, समझ में आ रहा है, निष्क्रिय गैस, ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है कि प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य होता है। प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य क्या देखते हैं हम लोग, जो कि ये आपका और ये लास्ट वाला, ठीक है, लास्ट वाला। तो हमने हाइड्रोजन को छोड़ करके बाकी सब क्षार धातु के बारे में बात किया था, तो एक क्षार धातु होते हैं, ठीक है, एक क्षार धातु होते हैं। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य आपका क्षार धातु होता है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। और अंतिम सदस्य निष्क्रिय गैस। निम्न में से किस तत्व में न्यूट्रॉनों की संख्या 0 होती है? बताइए कि किस तत्व में न्यूट्रॉनों की संख्या जो होती है 0 होती है। तो वो आपका सबसे पहला हाइड्रोजन जो है, इसमें न्यूट्रॉन की संख्या 0 होती है, ऑप्शन सी। आवर्त सारणी में गैसों की कुल संख्या कितनी है? तो आवर्त सारणी में गैसों की कुल संख्या 11 है, कुल संख्या गैसों की 11 है। विद्युत ऋणात्मकता की प्रवृत्ति के अनुसार अधातुएं आवर्त सारणी के किस ओर स्थित है? ध्यान दीजिए, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। जो अगर आप पीरियोडिक टेबल देख रहे हैं, लेफ्ट साइड में हमारा क्या है, लेफ्ट साइड में पूरा नहीं, लेफ्ट साइड में जो आपका देखते हैं ये आपका धातु है, और राइट साइड में अधातुएं होती हैं। यानी हम यहाँ पे कहेंगे कि अनुसार अधातुएं दाहिनी ओर, ये आपका राइट साइड है, दाहिनी ओर ऊपर में, दाहिनी ओर ऊपर में अधातुएं स्थित है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। उसी तरह से बाईं ओर ऊपर में क्या होगा, बाईं ओर ऊपर में धातुएं हैं। अगला प्रश्न, आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, यानी लेफ्ट से अगर राइट जाते हैं आवर्त में, ठीक है, आवर्त में अगर लेफ्ट से राइट जाते हैं तो बढ़ने पर विद्युत ऋणात्मकता क्या होगी? तो विद्युत ऋणात्मकता क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, बढ़ती है, विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है। लेकिन अगर प्रश्न में कहा जाता है कि आवर्त सारणी में किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण क्या होता है, तो एक तरफ तो आपका लेफ्ट साइड में धातु होता है, दूसरे साइड में अधातु होता है, यानी लेफ्ट साइड में मेटल है और नन साइड में नन मेटल है। तो अगर मेटल से नन मेटल की तरफ बढ़ रहे हैं तो धात्विक गुण तो घटता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, लेकिन विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है। यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि मेंडलीव के आवर्त सारणी में कौन से तत्वों को क्षार धातु एवं हैलोजन दोनों ग्रुप में रखा गया था? क्षार धातु और हैलोजन दोनों ग्रुप में रखा गया था।
वो कौन सा था, वो आपका हाइड्रोजन, ऑप्शन ए हो जाएगा हाइड्रोजन। नेक्स्ट उनकी किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर बढ़ने पर परमाणु के आकार में क्या होता है। बाएं से अगर हम दाएं की तरफ बढ़ रहे हैं तो परमाणु आकार क्या होता है, तो यहाँ पे कमी होता है, परमाणु आकार में कमी होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। लैंथेनाइड तत्वों का परमाणु संख्या का विस्तार कितना होता है। एक होता है लैंथेनाइड, एक होता है एक्टिनाइड। लैंथेनाइड की बात करें तो सबसे ऊपर, मतलब जो नीचे आप देख रहे हैं पीरियोडिक टेबल इस तरह से आपको देखने को मिलता है हमेशा, कि बाकी 7 ऊपर दिखाया जाता है लेकिन 2 नीचे दिखाया जाता है। तो पहला जो रो होता है वो आपका लैंथेनाइड होता है, दूसरा जो होता है वो एक्टिनाइड होता है। लैंथेनाइड की बात करें तो ये आपका 58 से 71 देखने को मिलेगा, ऑप्शन डी, और एक्टिनाइड 90 से 103 तक। तो यहाँ पे डी बिल्कुल सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट है कि एक्टिनाइड और लैंथेनाइड तत्वों को आवर्त सारणी में कहाँ पर रखा गया है। अगर आपसे पूछे ये किस ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं, आवर्त सारणी के किस ब्लॉक के अंतर्गत एक्टिनाइड और लैंथेनाइड श्रेणी को रखा जाता है, तो ये सभी के सभी एफ ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं, एफ ब्लॉक के अंतर्गत। ठीक है, इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। आवर्त सारणी के नीचे अलग अलग 2 क्षैतिज कतारों में देखने को मिलता है। कहाँ रखा गया, तो नीचे रखा गया, इसलिए ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट वन कि समूह में ऊपर से नीचे जाने पर, समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार में क्या परिवर्तन होता है। परमाणु आकार का साइज जो कि बढ़ता है, अगर लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो घटता है, लेकिन ऊपर से नीचे की अगर जाते हैं तो बढ़ता है, ऑप्शन ए बनेगा सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि आवर्त सारणी में किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर तत्वों का धात्विक गुण क्या होता है। ऊपर से नीचे जाने पर, ध्यान दीजिएगा, ऊपर से नीचे जाने पर, और मैंने आपको लेफ्ट से राइट बताया था कि धात्विक गुण घटता है, लेफ्ट से राइट जाएंगे तो घटेगा, और जबकि ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तो बढ़ता है। ठीक है, बढ़ता है, ऑप्शन ए सही होगा। देखिए, अगर एक तरफ का याद है दूसरा तरफ उसका अपोजिट होता है, बस ये समझिए। आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग 11 के तत्व क्या कहलाते हैं। वर्ग 11, तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कि वर्ग 11 के तत्वों को क्या, सॉरी वर्ग 11 नहीं है, वर्ग 2 है, वर्ग 2 है। अगर 11 रहता तो फिर हम उसे सिक्का धातु कहते हैं, सिक्का धातु, जो कि ऑप्शंस में तो ऐसे भी नहीं है, इनमें से कोई नहीं भी कर सकते थे, लेकिन एक्चुअली ये 2 लिखा गया। वर्ग 2 के तत्वों को क्या कहते हैं, तो इसे क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है, क्षारीय मृदा धातु, ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। इसके बारे में पढ़ लेते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, पिछली बार क्वेश्चंस यहाँ से पूछे गए थे। आवर्त सारणी में वर्ग 2 के 6 तत्वों को क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है। पहले वाले में भी देखा था, क्षारीय धातु की अगर बात करते तो उसमें भी 6 तत्व थे हाइड्रोजन को छोड़ करके, तो इसमें भी 6 तत्वों को क्षारीय मृदा धातु अल्कली अर्थ मेटल के नाम से जानते हैं। ये तत्व 6 कौन कौन से, तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम और रेडियम। और मैं आपको बता दूं कि रेडियम इसमें एक सभी तत्व धातु हैं, इन तत्वों में रेडियम जो होता है वो रेडियो एक्टिव तत्व होता है, रेडियम रेडियो एक्टिव तत्व होता है। ये चीज़ याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कि बताइए कि क्षारीय मृदा धातु में कौन सा ऐसा तत्व है जो कि एक प्रकार का रेडियो एक्टिव तत्व है, तो वो आपका रेडियम हो जाएगा। एम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। जैसे कि इलेक्ट्रॉन आपका जब घूमता है तो इसको के, एल, एम, एन इस तरह से सूचित किया जाता है। तो प्रश्न ये पूछे कि एम कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, यानी के, एल, एम, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन कितने अधिकतम रह सकते हैं। तो इसको निकालने के लिए 2n² एक फार्मूला होता है, 2n² फार्मूला। n की संख्या के एल एम पर डिनोट करता है, के एल एम। एम कितने नंबर पे आ रहा है, 3 नंबर पे, तो n के जगह पे हम 3 रखेंगे, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 9 दूनी की 18, तो ये सही आंसर बन जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी एम सेल में अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ये चीज़ याद रहेगा, फार्मूला याद रखना है 2n²। उसी तरह से पूछा जाता कि बताइए कि एल सेल में यानी एम एल कोश में इलेक्ट्रॉन कितने अधिकतम हो सकते हैं, तो 1, 2 नंबर पे आ रहा है, तो 2n², तो 2n का मतलब 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी एल सेल में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते थे। आई होप समझ में आ रहा है आपको। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न ये है, आवर्त सारणी में धातुएं किस ओर स्थित है। तो आवर्त सारणी में धातु किस ओर रखा गया, ऊपर बताया था ना कि आवर्त सारणी में धातुएं जो है बाईं ओर, ऊपर की ओर, बाईं ओर रखी गई है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, धातुएं बाईं ओर और अधातुएं दाहिनी ओर रखा गया, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न,
वर्ग एक की सभी तत्वों की संयोजकता कितनी होती है। देखिए संयोजकता वैलेंसी इलेक्ट्रॉन किसको कहते हैं, बाहतम सेल में जितने इलेक्ट्रॉन बचते हैं उसी को कहा जाता है एक तरह से उसको हम कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन या फिर संयोजकता। तो वर्ग एक में जितने भी तत्व हैं उनकी संयोजकता एक होती है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, मान लीजिए कि जैसे कि आपका फर्स्ट फर्स्ट कॉलम है जिसको हम लोग क्षार धातु कहते हैं, तो इसमें आपका सोडियम भी आता है, लिथियम भी आता है। तो सोडियम के मान लीजिए 11 परमाणु संख्या है। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तोड़ते हैं तो पहले कोष में तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे कोष में आपका 8 इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे K L हमने निकाला ना, तो पहले में 2 आएगा, दूसरे में L आएगा, तीसरे में अगर पूरा इसको करना है तो 12वें कोष में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, 2 8 1। अभी जस्ट देखिए कि पहले वाले वर्ग में 12 यानी संयोजकता मतलब 12वें कोष में जितने इलेक्ट्रॉन बचते हैं उनकी संख्या को कहते हैं। तो कितनी संख्या हो रही है, 1। तो कहने का तात्पर्य तो यही था कि वर्ग एक में सभी तत्वों की संयोजकता कितनी होती है, 1 होती है। ठीक उसे सब लिथियम को ले लीजिए, लिथियम की संख्या 3 होती है। तो सबसे पहले कोष में 2, तो लास्ट में 1 बच रहा है, 1 हो जाएगा। समझ में आया। अब यहाँ पे एक प्रश्न और बनता है कि बताइए कि कोर इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। अगर आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाए कि सोडियम के कितने कोर इलेक्ट्रॉन होते हैं। कोर इलेक्ट्रॉन और संयोजी इलेक्ट्रॉन दोनों अलग चीज़ होती है। मैं आपको समझा देता हूँ एक छोटे से पॉइंट में। अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि अगर सोडियम का लिखना है Na बराबर 11 होता है, इसको हम लोग लिखते हैं कैसे, 2 8 1। ठीक है, तो 12वें कोष में जितने इलेक्ट्रॉन बचते हैं उसके हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, लेकिन अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उसको हम लोग कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। कोर, तो कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई, टोटल 2 और 8 10, जोड़ करके लिख देंगे 10। उसी तरह से जैसे मैंने आपको लिथियम का बताया कि लिथियम का 3 हो जाता है, तो 3 मतलब 2 और 1। तो 12वें कोष में जितने इलेक्ट्रॉन वो तो आपका संयोजी इलेक्ट्रॉन हो गया, और अंदर जितने इलेक्ट्रॉन भी रहेंगे वो सब के सब आपके हो जाते हैं कोर इलेक्ट्रॉन, तो इसका 2 हो जाएगा। तो समझ में आ गया, इस प्रश्न का सही आंसर वर्ग एक में सभी तत्वों की संयोजकता 1 होती है। ठीक है, क्लियर है। अगला प्रश्न, किस ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है। देखिए जब पीरियोडिक टेबल हमने देखा तो कुछ इस तरह से आपने देखा, ठीक है, इस तरह से था फर्स्ट इसमें और एक यहाँ पर। उसके बाद फिर से जब आपने देखा तो कुछ इस तरह से था, राइट, और इसके बाद ये सब कुछ यहाँ तक भरा रहता है, तो और 2 नीचे रहते हैं। तो आपको बताया था कि S P ब्लॉक, D ब्लॉक, F ब्लॉक कहाँ पे होते हैं। S ब्लॉक ये है और P ब्लॉक ये है, D ब्लॉक ये है और नीचे वाला F ब्लॉक होता है। तो संक्रमण तत्व जो होते हैं वो D ब्लॉक के तत्वों को कहा जाता है। D ब्लॉक के जो तत्व होते हैं उनको हम लोग संक्रमण तत्वों के नाम से जानते हैं। ऑप्शन D हो जाएगा सही आंसर। एक्टिनाइड और लैंथेनाइड तत्वों को किस ब्लॉक में रखा जाता है। तो अभी मैंने आपको बताया कि नीचे वाले जो होते हैं वो F ब्लॉक, वो आपका एक्टिनाइड और लैंथेनाइड है, तो ऑप्शन C होगा। नेक्स्ट प्रश्न ये बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अक्रिय गैस एक रेडियो एक्टिव तत्व भी है। तो कौन सा एक रेडियो एक्टिव तत्व है, तो रेडॉन एक प्रकार का रेडियो एक्टिव तत्व। यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अधातुओं में से एकमात्र धातु जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है। धातुओं में एकमात्र धातु जो द्रव अवस्था में होता है वो है पारा, लेकिन अधातु की बात करें तो वहाँ पे ब्रोमीन हो जाएगा, ऑप्शन डी ब्रोमीन। नेक्स्ट कि आवर्त सारणी के एक ही वर्ग के तत्वों की संयोजी इलेक्ट्रॉन और संयोजकता क्या होती है। एक ही वर्ग के जो एक ही वर्ग है उसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, सबके तो बराबर ही होते हैं ना, सबके समान होते हैं, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा समान। आवर्त सारणी के अंतिम वर्ग यानी वर्ग 18 के तत्वों के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो ये पूरे पूरे भरे होते हैं, मैंने पूरे बताया था आपको कि लगभग 0, तो यहाँ पे पूरे पूरे भरे होते हैं, तो क्या होगा, टोटल होता है, पूरे तरह से भरा रहता है, 8 पूरा भरा रहता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों में की निम्नलिखित में से किसकी वृद्धि होती है। तो देखिए लेफ्ट साइड तो धातु है, राइट साइड में अधातु है। अगर धातु से अधातु की तरफ बढ़ रहे हैं तो इनका क्या होगा कि अधात्विक गुण वृद्धि होता है, अधात्विक गुण बढ़ता है, यहाँ पे बी हो जाएगा सही आंसर। आयनन विभव भी बढ़ता है, यानी अगर देखा जाए तो विद्युत ऋणात्मक भी बढ़ता है, तो टोटल करेक्ट होगा ऑप्शन डी। उपरोक्त सभी आयनन विभव भी बढ़ता है, अधात्विक गुण भी बढ़ता है और विद्युत ऋणात्मकता भी बढ़ता ही है, तो ऑप्शन डी होगा सही आंसर। नेक्स्ट, इस ब्लॉक का पहला तत्व कौन सा है। तो सबसे पहला इस ब्लॉक का सबसे पहला तत्व वर्ग 1 में सबसे पहला तत्व कौन सा है, हाइड्रोजन, तो वो आपका हो जाएगा हाइड्रोजन। ठीक है, इस ब्लॉक का पहला तत्व हाइड्रोजन। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त और कितने समूह हैं, तो ये बताने की ज़रूरत नहीं है, अब आई होप आपको पता ही होगा।
आवर्त सारणी में बाएं से दाएं धात्विक गुण होता है। बाएं से अगर दाएं जा रहे हैं, बताइए बाएं से दाएं जा रहे हैं तो क्या होगा, धातु इधर और इधर आपका नन मेटल है। तो नन मेटल, जाहिर सी बात है कि अगर मेटल से नन मेटल की तरफ जा रहे हैं तो धात्विक गुण घटता है, यहाँ पे बी हो जाएगा, धात्विक गुण घटता है। इसके बारे में थोड़ा सा लिखा भी गया है कि आधुनिक आवर्त सारणी में किसी तत्व का धात्विक गुण आवर्त में बाएं से दाएं घटता है, लेकिन समूह में ऊपर से नीचे की ओर अगर हम जाते हैं तो फिर बढ़ता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। उल्टा मैंने बताया था ना कि अगर दाएं से बाएं घट रहा है तो ऊपर से नीचे बढ़ेगा। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले तत्वों का आवर्त सारणी वर्गीकृत किया था? तो सबसे पहले किसने किया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मेंडलीव ने किया, लेकिन आज हम वर्तमान में मोसले का जानते हैं। किसी तत्व के भौतिक और रासायनिक गुण उसके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते, इसे मोसले द्वारा प्रस्तावित किया गया था। परमाणु क्रमांक वाला मोसले द्वारा प्रस्तावित, जिसे आधुनिक आवर्त सारणी कहते हैं। मोसले ने आवर्त सारणी में तत्वों के परमाणु क्रमांक के आधार पर व्यवस्थित किया है, जबकि मेंडलीव ने परमाणु भार या फिर द्रव्यमान के अकॉर्डिंग सजाया था। आधुनिक आवर्त सारणी धातुओं में उपधातु, आवर्त सारणी धातुओं में उपधातु और अधातु किस ब्लॉक में होते हैं? तो अधातु जो है आपको पता है कि पी ब्लॉक के अंतर्गत है, तो पी ब्लॉक यहाँ पे डी हो जाएगा, और सॉरी पी ब्लॉक ऑप्शन बी। पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? देखिए ऊपर में धातु वाला प्रश्न पूछा था, तत्व पूछा जाए तो फिर हम ऑक्सीजन को टिक करेंगे, और अगर धातु कहा जाए तो फिर हम वहाँ पे एल्यूमिनियम को टिक करेंगे। पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। भूपर पट्टी में प्रमुख तत्व सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाए जाते हैं, जिसका प्रतिशत 46.60 होता है। पी उपकोष में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? देखिए मैं आपको बता दूं कि एस, पी, डी और एफ, ठीक है, ये ब्लॉक है। एस में 2 होता है, पी में 6 होता है, डी में 10 और एफ में 14, ये होते हैं। आपको क्रम याद रखना, यानी उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? पी में तो 6 होते हैं, ऑप्शन बी ए हो जाएगा, 6 होते हैं। यहाँ पे लिखा भी गया है कि एस ब्लॉक में ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, पी ब्लॉक में 6 इलेक्ट्रॉन और डी ब्लॉक में 10 और एफ ब्लॉक में 14 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपने पढ़ा भी होगा, इस तरह का जो आपने पढ़ाया जा रहा था, याद है कुछ? आई होप कि याद आ रहा होगा। तो उसी के अंतर्गत ये जानने को मिलता है। आवर्त सारणी में कुल कितने तत्व द्रवावस्था में होते हैं? तो आवर्त सारणी में सिर्फ 2 ही तत्व जो कि द्रवावस्था में देखने को मिलता है, एक तो आपका धातु में पारा और दूसरा जो होता है वो आपका ब्रोमीन अधातु में। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट प्रश्न ये कि आधुनिक आवर्त सारणी में धातुओं का स्थान कहाँ है? आधुनिक आवर्त सारणी में धातुओं का स्थान कहाँ है? तो धातु ऊपर में रखा गया ना, ऊपर में बाईं ओर, आवर्त सारणी में बाईं ओर, आवर्त सारणी में बाईं ओर, ऑप्शन बी हो जाएगा, आवर्त सारणी में बाईं ओर। चलिए अगला प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किसके बढ़ते क्रम में रखा गया? तो इसका सही आंसर आप खुद बताइए, करेक्ट आंसर क्या होगा? 55 का राइट आंसर आप नीचे कमेंट करके बताइए क्या होना चाहिए। आवर्त सारणी में सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा है? सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा है? तो यहाँ पे हम देखिए क्लोरीन को टिक करेंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा, क्लोरीन, क्लोरीन Cl, क्लोरीन, क्लोरीन को टिक करेंगे, ऑप्शन बी, सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व क्लोरीन। यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि आवर्त सारणी में सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व क्लोरीन होता है। इलेक्ट्रॉन बंधुता में एक आवर्त में बाएं से दाएं की ओर वृद्धि होती है, यानी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, लेफ्ट से राइट जाने पर वृद्धि होती है, क्योंकि जैसे ही परमाणु के आकार में कमी होता है, ये भी प्रश्न हमने देखा था कि बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार घटता है। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता सर्वाधिक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बंधुता समूह में ऊपर से नीचे जाने पर घटती है। एक उल्टा होगा तो दूसरा अपने आप उसका विपरीत होता है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता छोटा आकार होने के कारण कम होता है। तो टोटल यहाँ पे हमने 55 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, और जितने भी लगभग क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं पीरियोडिक टेबल से, वो मैंने सब कुछ करा दिया। और जो भी कुछ आपको समझाया, अगर वो आपको समझ में आया होगा तो फिर आप आसानी से पीरियोडिक टेबल के क्वेश्चंस को कर सकते हैं, अगर घुमा फिरा अगर कुछ पूछा जाता है तो। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा लाइक करिएगा। बनाने में इसको बहुत ज़्यादा मेहनत लगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगा है, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, फ्रेंड के साथ शेयर करिए। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन कॉल पे सेट कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।